मध्य प्रदेश में 15 साल का सूखा खत्म कर कांग्रेस की सरकार बनाकर इतिहास रचने वाले कमलनाथ क्या देश की राजनीति में भी कोई बड़ा भूचाल लाने की तैयारी में है? रणनीतिकार मानते हैं कमलनाथ जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उसे भविष्य की बड़ी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में दोहरा शतक लगाकर सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी के कद में इजाफा हुआ है। अजय माने जाने वाली मोदी और शाह की जोड़ी को मात देकर ममता ने राष्ट्रीय राजनीति में खुद को विकल्प के रूप में पेश किया है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद से कमलनाथ ने ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। इससे ये सुगबुगाहट लगने लगी है कि कमलनाथ देश में तीसरा मोर्चा तैयार करने के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में सामने आएंगे। ये इसलिए भी लगता है कि कमलनाथ के सभी राजनीतिक दलों में बेहतर संपर्क है। राजनीतिक घरानों के साथ व्यावसायिक घरानों में भी कमलनाथ का खासा दखल है। इंदिरा और संजय गांधी के करीबी रहे कमलनाथ को मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। लिहाजा राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में कमलनाथ चाणक्य के रूप में सामने आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय नेता तो ममता बनर्जी जी बन गई हैं और उनको कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। और निश्चित तौर पर ये सूत्र जो आया है कहीं न कहीं से कांग्रेस की जो और लीडरशिप है केंद्रीय, सोनिया जी जिन्होंने ट्वीट किया था ममता जी को बधाई दी थी, और देश के जितने भी बड़े बड़े दल हैं उनके सब के नेताओं ने उनको बधाई दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रंट बन के आएगा जो भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में शिकस्त देगा। हालांकि बीजेपी देश में तीसरे मोर्चे के अस्तित्व को नकारती है, लेकिन अब बदलते सियासी समीकरण पर वो कमलनाथ पर तंज भी कस रही है। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा कि कमलनाथ ने ममता बनर्जी को अपना नेता मान लिया है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था। अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो। तीसरा मोर्चा का प्रयोग पिछले चुनावों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण के बाद तीसरे मोर्चे को कुछ ऑक्सीजन जरूर मिली है। अब कमलनाथ सरीखे नेता तीसरे मोर्चे की गोलबंदी के लिए जुट गए हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि कमलनाथ के ममता प्रेम से केंद्रीय हाईकमान कितना इत्तेफाक रखता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 में एक मजबूत तीसरा मोर्चा मोदी शाह की जोड़ी को चुनौती देता नजर आएगा। इसमें अहम भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दीदी आई उम्मीद लाई क्वेश्चन मार्क। क्या ये वाकई उम्मीद की बात है या फिर खामखा, जिसको कहा जाता है कि कई बार आप खुश होने लगते हैं और उसकी कोई बहुत सॉलिड वजह नहीं होती। सिर्फ एक वजह ये होती है कि साहब ऐसा लग रहा है कि अब हमारे जो है वो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कमलनाथ जी ने जिस तरह से ममता बनर्जी को आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश, और ऐसा दावा भी सामने आया है कि ममता बनर्जी ने भी ये बात कही है कि हाँ हम आएंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या कमलनाथ कुछ ऐसा शो करके ममता बनर्जी को क्या इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं? और पश्चिम बंगाल की जीत जिस तरह से दीदी के खाते में गई है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह के घटनाक्रम रहे हैं अतीत में 2018 के बाद से, और उसके बाद जिस तरह से दोनों ही पार्टियां कमर कस के अब तैयारी कर रही हैं, क्योंकि लगभग
अगर आप देखें तो हम 2021 के भी 5वें महीने में हैं, यानी 2.5 साल करीब करीब आप कह सकते हैं कि चुनाव के लिए अब बचे हैं। तो इस मौके को भी अब दोनों ही पार्टियां गंवाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि एक लंबा समय मध्य प्रदेश में 2018 से लगभग 2020 तक राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ गया, और जो रहा सहा था 1 साल वो कोरोना की भेंट चढ़ा है। अभी भी कोरोना से हम जूझ ही रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कमलनाथ कुछ ममता बनर्जी के सहारे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, या केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा है, या किस तरह से वो मध्य प्रदेश में ममता बनर्जी के चेहरे का इस्तेमाल करेंगे, या राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस उनके बारे में कुछ सोच रही। कई बड़े सवाल हैं, आज इस पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूँ। शंकर लाल तिवारी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, और विंध्य की वाणी, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत है साहब तिवारी जी आपका। योगेश यादव जी हैं, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रदेश के, नमस्कार सर, और सीनियर लीडर हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और तिवारी जी तो दाढ़ी के बिना कल्पना नहीं है, बड़ा भव्य स्वरूप उनका प्रकट होता है। और अब योगेश जी को आप भी मैं देख पा रहा हूँ, तिवारी जी आप भी देख पा रहे होंगे, तो उन पर भी जी संत पुरुष हैं। आहा, वाह वाह, तो ये तो आपकी त्रिकालदर्शी दृष्टि है तिवारी जी। नहीं, आप संत पुरुष हैं, मंडल, उनकी वाणी, वाह, मेरे को बहुत पसंद है। अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे, और आप जैसे संत लोगों से। लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी उन्होंने विश्लेषणात्मक टिप्पणी की है वो सत्य के बिल्कुल एकदम सत्य के समक्ष ही खड़ी है, ये समझ लीजिए। वाह तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा। और आपको धन्यवाद सर। बीजेपी की ऐसी सदाशयी दृष्टि जो है वो कांग्रेस को बड़ा आह्लादित भी करती है, क्योंकि बाकी तो युद्ध मैदान में चलते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति स्नेह हमेशा बने रहना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दीदी आई उम्मीद लाई, ये ऐसा कांग्रेस के लिए अगर हम कहें तो दूर की कौड़ी भी लग सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश बुलाया गया है उनको, और कमलनाथ जी क्या तृणमूल कांग्रेस की इस प्रमुख नेता को, और जो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार अपनी पार्टी की जीत की सूत्रधार हैं, उनको मध्य प्रदेश बुलाकर अपने दबदबे को भी वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति के या क्षेत्रीय राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं वो किस तरह से कमलनाथ जी के संपर्क में हैं, और वो उनके कहने पर वो ना भी नहीं करते हैं। या फिर आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ममता बनर्जी के सहारे कांग्रेस कुछ आगे देखने की कोशिश कर रही है। जी शरद जी, जी अच्छा, आज आपने बढ़िया टॉपिक लेके आए जी। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने पिछले 10 साल, तो पिछले 7 साल, 6 साल मान लो, ऐसा कोई लीडर अपोजिशन के सामने नहीं था। या पहले लीडर जो हुआ करते थे तो केवल नीतीश कुमार थे जो मोदी के पैरेलल माने जा सकते थे। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप की बड़ी प्लानिंग रही है जो बीजेपी की है, कि उन्होंने या तो उनकी अगेंस्ट कोई चीज उभरने नहीं दी, या उभरा तो उसको तोड़ के अपने पास रख लिया। ममता बनर्जी की जो जीत है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल इनका टारगेट केवल वेस्ट बंगाल स्टेट नहीं था, इनका टारगेट वहां ममता बनर्जी को अपने अपोजिट एक लंबा फेस खड़ा करना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए उनको वहां हराना उनका बहुत महत्वपूर्ण टारगेट था। अब रही बात कि जो कमलनाथ ने जो स्टेप लिया, कमलनाथ ने उनको अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एज अ लीडर ऑफ कंट्री, क्योंकि आज की डेट में कोई भी लीडर मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने अपोजिशन के पास दिखता नहीं है, ना तो कांग्रेस पर, ना थर्ड फ्रंट के जो लीडर्स हैं उनके पास। चाहे आप साउथ इंडिया में चले जाएं, चाहे नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं जी, आज कोई भी लीडर नहीं है, केवल ममता बनर्जी उभरती है। अहमद पटेल की मृत्यु के बाद जो ट्रिपल शूटर कांग्रेस के कहे जाते थे वो आज नहीं है। आज कमलनाथ अपने गांधी परिवार के नजदीक होने के कारण और अपने व्यक्तिगत बड़े सुखदारों से संबंध होने के कारण वो उनकी जगह ले चुके हैं, और ये कांग्रेस के लिए उनका ये स्टेप कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक बड़ा इशू होगा, और मध्य प्रदेश के लिए भी एक इशू उन्होंने 2023 के लिए भी बनाया है कि अगर ममता जी को यहां बुलाकर वो सेंट्रल लीडरशिप में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे और ममता जी के साथ
एक अलायंस को जो यूपीए उन्होंने कहा है, जैसा कि यूपीए को ये डिसाइड करेगी हमारी यूपीए की टीम कि ममता जी फेस होंगी या नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी इस समय कांग्रेस या अदर अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनमें कोई ऐसा फेस नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके सिवाय ममता बनर्जी के। बिल्कुल, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। और कमलनाथ जी, आपकी बातों से एक इंटरप्रिटेशन मैं ये भी निकाल रहा हूँ, इन्फ्रेंस भी कह सकते हैं उसको, कि केंद्रीय नेतृत्व को भी, आला कमान को भी कमलनाथ जी क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संबंध सभी तरफ हैं। और देखिए, हमने दीदी को सबसे पहले न सिर्फ बधाई दी बल्कि मध्य प्रदेश भी आमंत्रित किया और वो आ रही हैं। तो आपको कभी ज़रूरत हो तो इस खाकसार को याद रखिएगा जो 2018 में भी मध्य प्रदेश में 15 सालों का सूखा समाप्त कर चुका है। तो ये हो सकता है वहाँ के लिए भी कुछ इशारा हो। योगेश जी मुस्कुराए थे इस पर, तो मैं समझने की कोशिश करूँगा उनसे कि क्या हम ठीक दिशा में हैं या हमारे कुछ इंटरप्रिटेशन को दूर की कौड़ी समझकर आप मुस्कुराएं। नहीं शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी का कभी भी कांग्रेस के इतर सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस के इतर वो कुछ नहीं सोच सकते। जैसा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि तीसरे फ्रंट या तीसरी शक्ति के लिए, वो जो कुछ भी करेंगे वो कांग्रेस के लिए ही करेंगे और इतिहास इस बात का गवाह है। मैंने स्वयं उनके राजनीतिक करियर को बहुत प्रारंभ से देखा है। जिस समय संजय जी ने, गांधी जी ने अंबिका सोनी जी को लाकर अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया था, तो उस समय से ही ममता जी सक्रिय थी। उसके बाद संजय गांधी जी के बाद राजीव जी आए, उस समय गुलाम नबी आजाद जी, हमारे तारिक अनवर साहब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मुकुल वासनिक जी, आनंद शर्मा जी, तो वहां पर हमेशा ममता जी यूथ कांग्रेस की एक प्रखर लीडर हुआ करती थी। उस जमाने में हमने उनको सुना भी, दिल्ली की मीटिंग में भी सुना। और जहां तक कमलनाथ जी के कद का सवाल है, तो कमलनाथ जी, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में वे हमेशा उनको मान्यता मिली है और वह संकट मोचक के रूप में कांग्रेस के लिए हमेशा उन्होंने कार्य किया। इंदिरा जी की हत्या, डेथ होने के बाद जिस समय उन्होंने राजीव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और 415 सीट का एक भारी बहुमत प्राप्त हुआ, तो इसमें कोई संशय नहीं कि कमलनाथ जी का कद राष्ट्रीय स्तर का है और उनकी प्रशासनिक क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। और उनके बारे में हम किसी भी बात की, एक शरद जी गंभीर बात कह रहा हूं, अवधारणाएं तय नहीं कर सकते, उनको हम किसी भी परिधि में बांध नहीं सकते। और हमसे कहा गया था कि कमलनाथ जी की सीमाएं होती हैं, वो फील्ड में नहीं जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं से कम मिल पाते हैं। भाई, जिस समय वो सरकार संभाल रहे थे तो वो वल्लभ भवन में बैठकर वो शासन चला रहे थे और वो एक राजनेता का कर्तव्य होता है और उसमें विकास की दौड़ में वो चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़े और उससे सुखद परिणाम भी आने लगे। जिस समय वो संगठनात्मक दृष्टि से आए तो उस समय हमारे साथ जो दुर्घटना हुई, हमारे विधायक चले गए, उसके बाद कांग्रेस की सत्ता चली गई, तो ये कहा गया कि कमलनाथ जी भी चले जाएंगे मध्य प्रदेश से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी वो मजबूत इस्पात के फौलाद हैं कि जो अवधारणाओं को तोड़ते हैं और जिनकी, मैंने जहां तक स्टडी, मतलब मैं क्या स्टडी करूंगा एक महान नेता की, लेकिन जहां तक मेरा एक सोच है और एक जिज्ञासा रही एक बड़े नेता का, जब हम अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसको बहुत हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, तो मैंने देखा कि कमलनाथ जी की जो कार्यशैली रहती है वो बहुत सरल रहती है, लेकिन वो कठिन निर्णय लेते हैं और बहुत चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। तो ममता जी यदि मध्य प्रदेश में आती हैं और आज पूरा देश तीसरी शक्ति के रूप में क्या एक नए विकल्प के रूप में बाट जो रहा है, वो विकल्प हमारे राहुल जी हो सकते हैं, प्रियंका जी हो सकते हैं, लेकिन ये बात तय हो गई कि अब जनता ने एक सिग्नल दे दिया है कि सरकार के प्रति असंतुष्ट है, चाहे वो बंगाल का परिणाम हो या दमोह का परिणाम हो या अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम हो, उत्तर प्रदेश पंचायत का। तो ये सिग्नल है। काफी जोश से भरे नजर आए तिवारी जी। अब आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि क्या कहती है, सुनते हैं हम लोग। जी, जब विद्वान लोग होते हैं तो जोश अपने आप नदारद हो जाता है। आप जैसे लोग बैठे हो और सत्य प्रकाश भैया जैसे लोग तो जोश में क्या कर लेंगे। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि संभावनाओं पर ही समुंदर भी है, संभावनाओं पर आसमान भी है जी। और मीडिया का तो काम ही है कि कुछ न कुछ नई स्टोरी गढ़ना, बनाना और सोचना, अग्र सोची रहना।
कमलनाथ जी निश्चित रूप से इमरजेंसी के हीरो के रूप में भी, उस समय भी जब इंदिरा जी के विरुद्ध वातावरण बना देश के अंदर 75 में, हाई कोर्ट का फैसला भी आया, जयप्रकाश नारायण जी का, लोकनायक जी का आंदोलन चल रहा था जी, उस समय भी यंगस्टर्स लीडर्स जो थे, नए नए नौजवान, संजय गांधी की युवक कांग्रेस थी जिसका अपना जलजला था उस समय देश के अंदर, हम भी यंग थे, और इस नाते कमलनाथ जी उस संजय गांधी के टीम के भी एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने देश में इमरजेंसी थोपने से लेकर के नसबंदी हुई हो, अन्य बातें, पुरानी बातें। तो कमलनाथ जी शुरू से ही एक पारिवारिक सदस्य के रूप में इंदिरा जी के परिवार में रहे हैं, और जैसा भी यादव जी ने कहा कि वो कांग्रेस के इतर नहीं सोचते, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं जरा सा आपका ध्यान दूसरी तरफ आदरणीय शरद जी ले जाऊं। अपन हर बात में हमेशा कहते हैं कि कमलनाथ जी का अपना मूल तत्व जो है वो व्यवसायिक, इज कारपोरेटर, और उनके व्यवसायिक संबंध भी हैं, और उन्हीं व्यवसायिक संबंधों के कारण मध्य प्रदेश में भी जो चुनावी व्यय था, जो चुनावी बातें थी, उनके पास वोट कवाड़ू नेता तो ज्योतिरादित्य थे, पर मैनेजमेंट का पूरा काम चुनाव लड़ने के लिए इस देश में तमाम बातें कहती हैं। एक एक विधानसभा में चुनाव आयोग का कोई भी लिमिटेशन हो, और उस लिमिटेशन को काफी दूर तक छोड़ करके आगे बढ़े बिना आर्थिक खर्चों के चुनाव नहीं हो पाता है। और इस स्थिति में कमलनाथ जी एक व्यवसायिक नेता के रूप में भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे मोर्चे की दृष्टि से तो अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें तुलसीदास जी की चौपाई मुझे याद आ रही, शरद जी मेरी मदद करिएगा, मोह न नारी नारी के रूपा जी। आखिर ममता जी को कांग्रेस किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा जी। युवक कांग्रेस के जमाने से वो कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी। मेरे को ममता जी की कोई तारीफ करने का शौक नहीं, न उनके कोई ऐसे काम है सत्ता में आने के बाद भी, पर मोह न वहाँ सोनिया जी के रहते हुए जिस ढंग से ममता जी के साथ व्यवहार कांग्रेस के अंदर हुआ था, और जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़ करके और कांग्रेस को चुनौती दे करके, मैं ज्यादा कड़वी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और उन्होंने अपने आप को अलग से स्थापित करने का काम तृणमूल कांग्रेस के रूप में किया, वो बातें बहुत पुरानी नहीं है, और उसका दृश्य भी बहुत बदला नहीं है। और सोनिया गांधी जी के घर का नेतृत्व की जो लालच है, अभी आपने कहा कि आदरणीय कमलनाथ जी बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, करना चाहिए, पर उनने कहा कि ममता लीडर ऑफ कंट्री है, और अभी यादव जी हमारे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नेतृत्व जो है तो हमारी कांग्रेस है, और उसके लिए कमलनाथ जी कुछ करेंगे। ये सच है कि कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए करेंगे, तो कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए जब करेंगे जब कांग्रेस में कुछ बचा हो तब ना। ममता दीदी क्यों मैंने कांग्रेस से समझौता करना पसंद करेंगी? ममता दीदी छोड़ दीजिए, शरद पवार क्यों नेता मान लेंगे? अन्य पार्टी के नेता अभी जो है वो मुझे नहीं लगता तीसरे मोर्चे में चर्चाएं हमारे देश में हमेशा चलती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमलनाथ जी ने ममता जी की जीत के बाद अपने आप को हाईलाइट किया है, और एक व्यवसायिक चाटुकारिता तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि कमलनाथ जी का व्यवसायिक कारोबार भी बंगाल से रहा। तिवारी जी ने, लेकिन मैं इसके लिए ज़रूर उनको अप्रिशिएट करूँगा कि अच्छा लगता है कि जब बहस में आलोचना भी की जाए, लेकिन वो मर्यादा के तटबंधों को छूती हुई फिर वापस लौट आए। आलोचना से गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे समय यादव जी के चेहरे के भाव औत्सुक्य की तरफ जाते थे योगेश जी के, लेकिन कोई ऐसा तत्व नहीं पाते थे कि जहां उनको लगे कि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और मुझे अब दहाड़ने की आवश्यकता है। तो ये प्रणम्य है इस तरह की आलोचना और एक रचनात्मक समीक्षा, ये भाषा का संयम, और भाषा के संयम से अधिक मैं कोई विद्वतापूर्ण तो व्यक्ति नहीं हूँ इस तरह की टिप्पणी, इसलिए छोड़िए सर उसको, हम लोग कई बार भावावेश में बह जाते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं फिर उस सवाल को कुरेदना चाहूँगा कि अगर ममता बनर्जी का महत्व बढ़ा है
तो मैं याद कर रहा हूं कि कमलनाथ जी के बहुत अच्छे और बेहतर संबंध माने जाते हैं बहन जी से, यानी मायावती जी से। और कहने वाले तो ये भी नहीं चूकते थे कि राखी का भी संबंध है और बहन भाई जैसी भूमिका है, और कानपुर से भी संबंध कमलनाथ जी का रहा है, तो उस रिश्ते को भी उत्तर प्रदेश से याद किया जाता था। 2012 में जब अखिलेश जी का प्रादुर्भाव हुआ तो कांग्रेस में भी उनका महत्व बढ़ा, और जो बीजेपी के खिलाफ देखते थे कि कोई मजबूत नेता चाहिए तो अखिलेश यादव जी को, और उनके पहले उनके पिता मुलायम सिंह जी की बात होती थी, उसके पहले देवेगौड़ा और तमाम तरह के नेता दक्षिण भारत से भी निकल कर आते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, और ये सब तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब तो जो है साहब वो ममता बनर्जी ही है। क्या यही वजह है कि कमलनाथ जी अब ममता बनर्जी से रिश्ता हर दृष्टि से, वो मध्य प्रदेश में एक सितारा प्रचारक को भी लाना चाहते हैं? क्योंकि आज की डेट में ये तो सही है सर कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तुलना में भी ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है जो भीड़ जुटाऊ चेहरा भी है। जी जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। ममता बनर्जी की जो थर्ड टर्म में जीत हुई है वेस्ट बंगाल में, उस जीत ने कहीं ना कहीं अपोजिशन को संजीवनी दी है। क्योंकि इस जीत के पहले ये लगता नहीं था कि 2024 में मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने कौन होगा, लेकिन हाँ, इस जीत ने एक रास्ता दिया है, एक पथ को दिखा दिया है कि अगर ममता जी जैसे लोग कुछ एक इकट्ठे हो जाएं तो वो निश्चित रूप से इस टीम को हिला सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, माया जी के जो रिलेशंस हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कानपुर से उनका ओरिजिन है कमलनाथ जी का, तो उनकी बहन के समान रही, और आपने कई इलेक्शंस में, मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में कई परिस्थितियों में ये संबंधों को देखा भी है। कमलनाथ जी अपने संबंधों के लिए आज की कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा पहचाने जाते हैं। हो सकता है ममता जी से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन हो। ममता जी को वो कांग्रेस के लिए ये यूज करना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर ममता जी से जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी ममता जी, क्योंकि ममता जी वो चेहरा है जिन्होंने अकेले पूरी इतनी बड़ी पार्टी, जो देश क्या पूरे दुनिया में बड़ी पार्टी मानी जाती है, ऐसा पार्टी के लोग कहते हैं, तो उस पार्टी से टकराकर अकेले उस महिला ने ये दिखा दिया है कि हम इनको भी हिला सकते हैं। जबकि आपने देखा हो कि लगभग 2 साल से पूरी सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की या कई क्षेत्रीय नेता वहां पर पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी है, और ममता जी कमलनाथ जी के साथ जुड़कर कमलनाथ जी अपनी नींव को मजबूत कांग्रेस में भी कर रहे हैं, साथ ही ममता जी का उपयोग करके आगामी भविष्य की रणनीति तय कर रहे हैं। योगेश जी, कम वक्त मेरे पास, एक छोटी टिप्पणी आपकी और एक तिवारी जी की टिप्पणी लेकर मैं विराम दूंगा। संजीवनी अगर अपने घर में ढूंढी जाए तो कहा जाता है बेहतर होगा, बहुत मजबूरी हो तो फिर हनुमान जी की तरह निकला जाए, ढूंढा जाए, लेकिन उसके लिए टीम में हनुमान जी जैसा अप्रतिम योद्धा भी ज़रूरी है, जो संजीवनी न मिलने पर पूरा हिमालय का एक बड़ा टुकड़ा ही लेकर चला है। तो आपको क्या लगता है कि ये संजीवनी आपको अपने घर में ढूंढनी चाहिए, या ममता बनर्जी रूपी संजीवनी भी कांग्रेस की काफ़ी मदद करेगी? शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब संजीवनी बूटी के रूप में हाथ में ना आए तो पूरा पहाड़ लेकर ही आना चाहिए, और निश्चय ही कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, और हनुमान जी का जो एक चरित्र रहा है वो बहुत व्यापक दृष्टिकोण के रहे। उन्होंने रावण का भी सम्मान किया था और उस दृष्टि से ही युद्ध किया था। कमलनाथ जी का एक दृष्टिकोण हमेशा रहा है कि उनके व्यक्तित्व की व्यापकता, उन्होंने कभी विरोध को विरोध नहीं माना है। बहुत छोटी और हल्की बातों में कभी भी कमलनाथ जी नहीं गए। शिवराज जी की ताजपोशी के बाद वो स्वयं वहां पर गुलदस्ता भेंट करने गए। मैं तिवारी जी की रिएक्शन है, तो वक्त कम है जी। जो उनका एक दृष्टिकोण रहता है वो बहुत व्यापक रहता है, और जब वो केंद्र में थे उस समय भी उन्होंने मध्य प्रदेश में मदद की थी। तो एक बड़े राजनेता का ये दृष्टिकोण हमेशा महत्वपूर्ण। तिवारी साहब, कम 30 सेकंड में अपनी बात। ये सच है कि कमलनाथ जी पुराने अनुभवी नेताओं में से हैं। उन्होंने कांग्रेस के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लिए हर व्यक्ति काम करता है। उन्होंने भी समय समय पर उनके पास जो रोल था उन्होंने किया था। पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सत्यप्रकाश जी ने अभी कहा, पिछले जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए तो कमलनाथ जी और माया जी के संबंधों का लाभ लेने की चर्चा खूब हुई मीडिया में, पर अंत में मायावती से कमलनाथ जी का बिगाड़ हुआ।
कारण कोई भी तीसरा व्यक्ति बना हो, पर कमलनाथ जी मायावती से कोई समझौता मध्य प्रदेश के अंदर और अखिलेश से नहीं कर पाए। ये ठीक है कि दूसरे के ललना को पलना में झुलाने से, जो अभी आदरणीय शरद जी ने कहा कि संजीवनी घर में ढूंढना है, ये संजीवनी के लिए कहीं और भी तलाश करना और किसी दूसरे को संजीवनी मानना, तो दूसरे के ललना को पलना में झुलाने से कभी न ममता आती और न कभी मैं सोचता हूँ कि महत्व पूरा होता। और इस नाते मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा कि यहाँ तीसरा मोर्चा बन नहीं सकता, इससे महत्वाकांक्षी है हम सब लोग। जी धन्यवाद। चलिए, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी रहती है जब बैठते हैं तो पीस। नहीं, आज दोनों हमारे विद्वत मेहमानों ने, दोनों नहीं, यादव साहब का भी, दोनों सबका बहुत, योगेश जी, और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है कि आप जितने निरपेक्ष होकर तभी आप कह पाते हैं, जब आवेश और आवेग से आप दूर रहते हैं, तभी वो भाव पैदा होता है आपके विचारों में, आपकी तर्क शक्ति में। और आज की इस बातचीत और बहस में बहुत विनम्रता से दोनों मेहमानों ने, बल्कि तीनों मेहमानों ने, तटस्थ प्रेक्षक के नाते डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी बात कही। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश, नमस्कार।